जय हिंद दोस्तों, नो वाइजली में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाल्कन देशों की भौगोलिक स्थिति व उनके इतिहास के बारे में। इस बेहद रोचक वीडियो में हम जानेंगे 19वीं शताब्दी की यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध की नींव कैसे रखी जा रही थी और कमजोर होते हुए ऑटोमन साम्राज्य से बाल्कन देशों का निर्माण कैसे हुआ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ आप देख रहे हैं यूरोप का मानचित्र। आइए जूम करते हैं दक्षिणी पूर्वी यूरोप के इस हिस्से को। जैसा कि आपको पता है कि तीन तरफ से जल और एक तरफ से जमीन से जुड़े हिस्से को प्रायद्वीप कहते हैं, इसलिए इस हिस्से को हम बाल्कन प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं और इस पर बसे देशों को बाल्कन स्टेट्स या बाल्कन कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। बाल्कन प्रायद्वीप के पूरब में काला सागर, मरमरा सागर और एजियन सागर, पश्चिम में एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर और दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। इस भूभाग पर डिनेरिक आल्प्स, कार्पैथियन, बाल्कन, रोडोप और पिंडस नाम की 5 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसके अलावा मॉन्टीनीग्रो और अल्बानिया के सीमा पर स्थित स्कादर झील बाल्कन प्रायद्वीप की सबसे बड़ी झील है और यहाँ की मुख्य नदियां हैं सावा, कूपा, डैन्यूब, मोरावा, स्त्रूमा, वारदार, मेस्ता और मैरिस्ता। बाल्कन देशों की श्रेणी में 11 देशों को रखा गया है, जो इस प्रकार से हैं: स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, मोंटेनीग्रो, सर्बिया, रोमानिया, बल्गारिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, अल्बानिया और ग्रीस, जबकि तुर्की और इटली का भी आंशिक भाग बाल्कन पेनिनसुला के अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं इन देशों का उद्भव कैसे हुआ, लेकिन इससे पहले समझते हैं यूरोप के इतिहास को। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं 1871 के यूरोप का मानचित्र। जब नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था तो यूरोप के अधिकतर देशों की शासन प्रणाली राजतांत्रिक या मोनार्क थी, यानी इन देशों की सत्ता राजाओं द्वारा चलाई जाती थी। उस दौर में केवल 3 ही देश यानी फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सैन मारिनो ही गणतंत्र या रिपब्लिक थे। यूरोप के मध्य में स्थित था ऑस्ट्रिया हंगरी का विशाल एम्पायर, जो 1867 में ऑस्ट्रिया और हंगरी 2 साम्राज्यों को मिलाकर बनाया गया था। यह एम्पायर इटालियन, जर्मन, रशियन और ऑटोमन साम्राज्य से घिरा हुआ था। यदि हम दक्षिणी पूर्वी यूरोप पर नजर डालें, हम पाएंगे कि बाल्कन का संपूर्ण इलाका ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था, जहां ऑटोमन्स 15वीं शताब्दी से ही रूल कर रहे थे। 1789 से 99 के मध्य चले फ्रांसीसी क्रांति के बाद संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवाद की एक लहर सी थी। यूनान भी इससे अछूता न रहा और वहां के विचारकों और बुद्धिजीवियों ने लोक संगीत और लोक कथाओं के माध्यम से यूनानी लोगों में राष्ट्रवाद का संचार कर दिया, जिसके फलस्वरूप 1821 में यूनान ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और 1830 में यूनान ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाला पहला देश बन गया। आइए देखते हैं फॉर्मेशन टेबल को। जैसा कि ग्रीस को हम पहले ही देख चुके हैं कि 1821 में वह ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा करता है और 1830 आते आते उसे आधिकारिक रूप से स्वतंत्र मान लिया जाता है। 1760 से 1840 के मध्य औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोपीय साम्राज्यों में अपनी शक्ति और गौरव बढ़ाने की होड़ सी थी और ये साम्राज्य अन्य देशों या कमजोर साम्राज्यों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में लगे थे। इनके बीच अक्सर युद्ध की स्थिति बनी रहती। इसी संदर्भ में आइए बात करते हैं यूरोप में हुए 3 प्रमुख युद्धों की, जिसने बाल्कन इतिहास को प्रभावित किया। पहला युद्ध था क्रीमिया का युद्ध, जो 1853 से 1856 तक ऑटोमन साम्राज्य और रशियन एम्पायर के बीच लड़ा गया। रशियन एम्पायर को सपोर्ट कर रहा था ग्रीस, जबकि ऑटोमन एम्पायर को फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया और ऑस्ट्रियन एम्पायर जैसे साम्राज्यों की मदद हासिल थी। इस युद्ध में रशिया की हार हुई और उसे साउदर्न बेस अरेबिया और डैन्यूब डेल्टा का क्षेत्र गंवाना पड़ा। दूसरा युद्ध जर्मन फेडरेशन के सबसे सशक्त और प्रभावशाली राज्य प्रसा और ऑस्ट्रियन एम्पायर के बीच हुआ। ऑस्ट्रिया तब हंगरी एम्पायर से अलग था,
यह युद्ध 1866 को लड़ा गया। इस युद्ध में ऑस्ट्रियन एम्पायर की हार हुई और ऑस्ट्रिया को जर्मन फेडरेशन में आने वाले बहुत बड़े भूभाग को छोड़ना पड़ा। आइए बात करते हैं तीसरे युद्ध की। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि 16वीं से 20वीं शताब्दी तक रूस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच करीब 12 युद्ध लड़े गए, जिसमें 7 में रूसी साम्राज्य की विजय हुई। इन्हीं युद्धों में एक युद्ध 1877-78 में लड़ा गया, जिसमें ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई। इस युद्ध में ऑटोमन के अधीन आने वाले राज्य रोमानिया, सर्बिया, बल्गारिया और मॉन्टेनेग्रो रूस का समर्थन कर रहे थे। इसलिए बर्लिन संधि के परिणाम स्वरूप रोमानिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो को स्वतंत्र राज्य माना गया और क्रीमिया के युद्ध में गंवाए हुए अधिकार क्षेत्र यानी साउदर्न बेस अरेबिया को रूस ने फिर से नियंत्रित कर लिया। साथ में बर्लिन की संधि में यह भी तय हुआ कि ऑस्ट्रिया पहले ही प्रसा से बहुत बड़ा भूभाग गंवा चुका है, इसलिए उसे बोस्निया और हर्जेगोविना को अपने प्रशासन में रखने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा बल्गारिया को पुनर्स्थापित किया गया और 1908 में बल्गारिया भी स्वतंत्र हो गया, लेकिन अभी भी बाल्कन के बहुत से देश ऑटोमन साम्राज्य के अधीन थे। आइए फिर से चलते हैं फॉर्मेशन टेबल पे। यहाँ पर देखेंगे तो ग्रीस पहले ही स्वतंत्र हो चुका है। बाद में बर्लिन के संधि के बाद रोमानिया, मॉन्टेनेग्रो और सर्बिया स्वतंत्र हो जाते हैं। बाद में बल्गारिया भी स्वतंत्र हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि तत्कालीन बाल्कन में रोमानिया, बल्गारिया, ग्रीस और अल्बानिया को छोड़कर इस हिस्से पर अधिकांश आबादी स्लाव जनजाति की थी। चूंकि रूसी साम्राज्य भी स्लाव बाहुल्य था, इसलिए रूस बाल्कन के इन देशों को ऑटोमन साम्राज्य से अलग करना चाहता था। फ्रांस और रूस में एक समझौता हुआ जिसमें यह तय किया गया कि यदि बाल्कन प्रायद्वीप के प्रश्न पर जर्मनी या ऑस्ट्रिया रूस से युद्ध करेंगे तो फ्रांस रूस का साथ देगा। फ्रांसीसी सहायता का आश्वासन मिल जाने पर बाल्कन प्रायद्वीप में रूस बेरोक टोक हस्तक्षेप करने लगा। ऑटोमन से स्वतंत्र हुए 4 देशों यानी बल्गारिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो और ग्रीस ने 1912 में एक गुप्त समझौता किया। ये राज्य ऑटोमन का शासन यूरोप में समाप्त करके जीते हुए क्षेत्र को आपस में बांटना चाहते थे। इस समझौते में यह तय किया गया कि टर्की के पराजय के बाद मैसेडोनिया का प्रमुख भाग बल्गारिया को दिया जाएगा और अल्बानिया सर्बिया को दे दिया जाएगा। अब यहाँ शुरू होता है प्रथम बाल्कन युद्ध। बाल्कन राज्यों यानी बल्गारिया, ग्रीस, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो ने 1912 में युद्ध की घोषणा कर दी। इन राज्यों का कहना था कि मैसेडोनिया में ईसाइयों के साथ बड़ा क्रूर अत्याचार हो रहा है, इसलिए वे मैसेडोनिया को टर्की के घृणित शासन से मुक्त करना चाहते हैं। उन्होंने टर्की से मैसेडोनिया में सुधार करने को कहा, लेकिन टर्की के इनकार करने से युद्ध शुरू हो गया। ऑटोमन सेना बहुत बुरी तरह हार गई, लेकिन बाद में छीने गए प्रदेशों का आपस में बंटवारा करने के संबंध में बाल्कन राज्यों में मतभेद हो गया। इस युद्ध में इटली और ऑस्ट्रिया जैसे बड़े साम्राज्यों का हाथ था। समझौते के अनुसार अल्बानिया सर्बिया को मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऑस्ट्रिया किसी भी मूल्य पर सर्बिया के अधीन अल्बानिया को नहीं होने देना चाहता था। क्योंकि बोस्निया और हर्जेगोविना की आबादी स्लाव और सर्बों की थी, सर्बिया के साथ मिलकर ये राज्य एक शक्तिशाली युगोस्लाव राज्य का निर्माण करना चाह रहे थे। यदि ऐसा होता तो सर्बिया की शक्ति बढ़ जाती, जो ऑस्ट्रिया के लिए अहितकर थी, और फिर अल्बानिया पर अधिकार करने से सर्बिया एड्रियाटिक सागर तक पहुंच जाता। असल में ऑस्ट्रिया अल्बानिया को एक स्वतंत्र राज्य घोषित करवाना चाहता था और अंततः अल्बानिया भी 1912 में स्वतंत्र देश बन जाता है। अब सर्बिया ने चाहा कि अल्बानिया न मिलने पर उसे मैसेडोनिया में अधिक भाग मिलना चाहिए। इस संबंध में बल्गारिया और सर्बिया में कोई सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद शुरू होता है द्वितीय बाल्कन युद्ध, जो 1913 में लड़ा गया। इस युद्ध में बल्गारिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। सर्बिया का साथ दे रहे थे मॉन्टेनेग्रो, ग्रीस और रोमानिया। अपने गंवाए गए हिस्से को पाने की आशा में टर्की भी बल्गारिया के खिलाफ उतर गया। इस युद्ध में बल्गारिया की हार होती है
मजबूर होकर इसे संधि करना पड़ता है। यहाँ पर अल्बानिया 1912 में ऑस्ट्रिया द्वारा आजाद करवा लिया जाता है। हालांकि इन युद्धों के द्वारा ईसाई प्रजा को टर्किश साम्राज्य से मुक्ति मिल गई, लेकिन इन देशों की शक्तियों में बड़ा विस्तार हुआ और इनमें पारस्परिक ईर्ष्या और द्वेष की अधिक वृद्धि हुई। बल्गारिया अन्य राज्यों को ईर्ष्या और द्वेष से देखने लगा। सर्बिया ऑस्ट्रिया से असंतुष्ट हो गया क्योंकि उसके कारण ही अल्बानिया के नए राज्य का निर्माण हुआ था और वह एड्रियाटिक सागर से दूर हो गया। ऑस्ट्रिया भी सर्बिया से नाराज था क्योंकि सर्बिया के विस्तार से ऑस्ट्रिया के एजियन सागर तक पहुंचने का रास्ता रुक गया। जर्मनी भी सर्बिया को शत्रु समझता था क्योंकि उसके द्वारा जर्मनी के कॉन्स्टेंटाइनपोल तक पहुंचने के मार्ग में रुकावट आ गई। बाल्कन प्रायद्वीप के सभी देश एक एक करके स्वतंत्र हो चुके थे, लेकिन बोस्निया हर्जेगोविना का हिस्सा अभी भी ऑस्ट्रिया के अधिकार क्षेत्र में था। बोस्निया हर्जेगोविना में एक बहुत बड़ी घटना होने वाली थी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बर्लिन की संधि में ऑस्ट्रिया हंगरी को बोस्निया हर्जेगोविना का क्षेत्र प्रशासनिक रूप से सौंप दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, आइए समझते हैं। बर्लिन की संधि से एक साल पहले 1877 में ऑस्ट्रिया और रूस के बीच एक समझौता होता है जिसे हम बुडापेस्ट कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। इस समझौते में यह तय किया जाता है कि रूस क्रीमिया युद्ध में गंवाए हुए बेस अरेबिया पर कब्जा करेगा और इस मामले में ऑस्ट्रिया हंगरी न्यूट्रल रहेगा। इस समर्थन के मुआवजे में रूस ऑस्ट्रिया हंगरी को बोस्निया हर्जेगोविना पर प्रशासनिक रूप से अधिकार करने देगा, लेकिन 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी बलपूर्वक बोस्निया हर्जेगोविना पर कब्जा कर लेता है। इससे पड़ोसी देश सर्बिया भड़क जाता है और बोस्निया के स्वतंत्रता क्रांतिकारियों को हथियार मुहैया करवाने लगता है। जैसा कि आपको पता है, बाल्कन युद्धों में बाल्कन राज्यों की बहुत बड़ी जीत होती है, इसलिए ऑस्ट्रिया सर्बिया से डरा हुआ होता है। इसलिए ऑस्ट्रियन अधिकारी बोस्निया में कई तरह के प्रतिबंध लगाने लगते हैं, जैसे वहां की संसद को भंग कर दिया जाता है, मार्शल शासन लगाया जाता है, बोस्निया में रहने वाले सर्बियाई लोगों पर सार्वजनिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। बात 28 जून 1914 की है, जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी बोस्निया के सराजेवो शहर में प्रशासनिक निरीक्षण करने आते हैं और गैवरिल प्रिंसिप नाम का बोस्नियन सर्ब क्रांतिकारी आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और सोफी की हत्या कर देता है। ऑस्ट्रिया हंगरी इस घटना का दोषी सर्बिया को मानता है और हत्या की जांच के लिए ऑस्ट्रियाई अधिकारियों को सर्बिया में भेजना चाहता है। सर्बिया इस बात को मानने से इनकार कर देता है और हत्या के ठीक एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पर अटैक कर देता है और यहाँ से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 1918 में एक सोशलिस्ट देश किंगडम ऑफ सर्ब, क्रोट्स और स्लोवेन्स का निर्माण होता है, जिसका नाम बदलकर 1929 में यूगोस्लाविया रख दिया जाता है। यूगोस्लाविया का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण स्लाविक। यूगोस्लाविया के 6 सब डिवीजन थे, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना और क्रोएशिया। ये 3 देश ऑस्ट्रिया हंगरी से निकले थे। इसके अलावा इसमें आने वाले देश मॉन्टेनीग्रो, मैसेडोनिया और सर्बिया थे। सर्बिया के 2 ऑटोनॉमस प्रोविंस थे, कोसोवो और वायोडिना। 1991-92 में यूगोस्लाविया टूट जाता है और 2008 तक इसमें से कोसोवो समेत 7 देश निकलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सभी देश बाद में यूगोस्लाविया को ज्वाइन करते हैं। 1991 में 3 देश यानी स्लोवेनिया, क्रोएशिया और मैसेडोनिया यूगोस्लाविया से अलग हो जाते हैं। 1992 में बोस्निया हर्जेगोविना अलग होता है। 2006 में सर्बिया और मॉन्टेनीग्रो भी अलग हो जाते हैं और अंत में 2008 में कोसोवो भी सर्बिया से एक तरफा स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसेडोनिया और कोसोवो जैसे राज्य जिनका कोई अस्तित्व नहीं था,
वह राज्य के रूप में यूगोस्लाविया में शामिल होते हैं और देश के रूप में यूगोस्लाविया से अलग हो जाते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले यूरोप की स्थिति क्या थी, बाल्कन देश कैसे एक एक करके ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र होते गए और यूगोस्लाविया का निर्माण कैसे हुआ। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो कर सकते हैं वीडियो को लाइक और शेयर। सपोर्ट करने और ऐसी ही जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।